आपको अपडेट्स दे रहे हैं। टीएस सिंहदेव ने नाराजगी जाहिर की थी, हालांकि अब वे अपने बंगले से निकल गए हैं और विधानसभा एक बार फिर से स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पहुंच गए हैं। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव विधानसभा एक बार फिर से पहुंच रहे हैं। उन्होंने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की थी, हालांकि जब वे बंगले से निकले थे उस वक्त उन्होंने मीडिया से कहा था कि कैबिनेट के साथियों का बुलावा है, मैं उनके पास जा रहा हूं। तो छत्तीसगढ़ में आज सुबह से ही कई सियासी घटनाक्रम देखने को मिले हैं और अब एक और अपडेट सामने आ रहा है। टीएस सिंहदेव बंगले से निकले, विधानसभा की ओर रवाना हो गए हैं, विधानसभा पहुंच रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव एक बार फिर से विधानसभा पहुंचे हैं। तो उनको कैबिनेट के साथियों ने बुलाया था, जिसके चलते वे एक बार फिर से विधानसभा पहुंचे हैं। हालांकि उन्होंने मीडिया से अभी फिलहाल कोई भी बातचीत नहीं की है। देखना होगा कि अब आगे क्या कुछ होता है और उनसे क्या कुछ बातचीत होती है। मोहन तिवारी अधिक जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। मोहन, आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल क्या कुछ अपडेट्स हैं। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव विधानसभा एक बार फिर से पहुंचे हैं। देखिए, ये वो डैमेज कंट्रोल की कोशिश है जिसकी दरकार इस समय महसूस भी की जा रही थी। टीएस सिंहदेव के द्वारा जो बड़ा कदम उठाया गया है उससे एक संवैधानिक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी जो सरकार के खिलाफ अविश्वास दिखाती थी अपने ही मंत्री का। इसलिए इस पूरी प्रक्रिया को कल की सदन की कार्रवाई के पहले जो कांग्रेस की कोशिश है वो पूरा करने की है और इसीलिए कैबिनेट मंत्रियों ने लगातार टीएस सिंहदेव से संपर्क किया, फोन किया और अब उसके बाद की परिस्थिति मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, विधानसभा में मैं मौजूद हूं जहां अभी अभी आपने मोहन, मैं आपके पास लौटूंगी, क्या कुछ वहां की परिस्थिति आपसे जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि जब बंगले से स्वास्थ्य मंत्री निकले थे, मीडिया से उन्होंने बातचीत की थी, क्या कुछ कहा था, सुनवाते हैं। सदन से संदेश आया है कि मुख्यमंत्री जी के साथ बात होनी है। वरिष्ठ मंत्री के मुख्यमंत्री जी के साथ बात करने के लिए कैबिनेट के साथियों का कुछ फोन आया था कि बात करना चाह रहे हैं साथ में, मैं वहां जा रहा हूं। सदन से संदेश आया है कि मुख्यमंत्री जी के साथ बात होनी है। वरिष्ठ मंत्री के मुख्यमंत्री जी के साथ बात करने के लिए कैबिनेट के साथियों का कुछ फोन आया था कि बात करना चाह रहे हैं साथ में, मैं वहां जा रहा हूं। सिंहदेव साहब के द्वारा चलते हुए वक्तव्य के तत्काल पश्चात उसमें टिप्पणी करके वो सदन से छोड़ के चले गए, तो हमने ऐसा लगता है कि ये गलतफहमी के कारण हुआ है। माननीय सिंहदेव साहब से बातचीत करके सब मामला सुलझा लिया जाएगा। लगातार बात होगी, वो हमारे मंत्रिमंडल के वरिष्ठ साथी है, आज भी बात होगी। ठीक है, तो देखा गया कि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी ये कहा कि उनका कैबिनेट से बुलावा आया था और वे वहां गए हैं। अब उसके बाद देखना होगा कि आगे क्या कुछ बातचीत होती है। मोहन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मोहन, फिलहाल क्या कुछ अपडेट्स मिल रहे हैं? देखिए, जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था कि ये वो डैमेज कंट्रोल की कोशिश है जो जिसकी दरकार सरकार को सबसे ज़्यादा है। कल की कार्रवाई शुरू होने से पहले कांग्रेस चाहती है कि इस पूरे मामले को सॉर्ट आउट कर लिया जाए और टीएस सिंहदेव कल की कार्रवाई में भाग लें। और इसीलिए जब से ये जानकारी आई है कि टीएस सिंहदेव नाराज होकर सदन छोड़कर ये बोलकर गए हैं कि जब तक स्थिति स्पष्ट नहीं होगी वो सदन में नहीं लौटेंगे, कोशिशें की जा रही थी। लगातार कैबिनेट के जो सीनियर मंत्री हैं, खासतौर पर संसदीय मंत्री रविंद्र चौबे इस बारे में पहल कर रहे थे, उनका फ़ोन गया। अब स्थिति यह है कि टीएस सिंहदेव की मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ, विधानसभा अध्यक्ष के साथ बैठक हो रही है। खास बात यह है कि टीएस सिंहदेव के संबंध में सरकार के जो प्रवक्ता हैं रविंद्र चौबे, उन्होंने एक अहम और सबसे बड़ा बयान दे दिया है जो कि वो कल सदन में भी देने वाले हैं, ऐसे संकेत हैं। और इस बयान से साफ है कि बृहस्पति सिंह के सारे आरोपों को सरकार के प्रवक्ता रविंद्र चौबे ने खारिज कर दिया है। हमारे पास वो रिकॉर्डेड बयान है, आप उस बयान को भी दिखा सकते हैं। उससे काफ़ी स्थिति साफ हो सकती है। इस बयान में उन्होंने कहा है कि टीएस सिंहदेव के संबंध में जो आरोप बृहस्पति सिंह ने लगाए थे उस संबंध में 3 प्रमुख मंचों में उनसे पूछा गया, यानी विधानसभा में उन्होंने ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया, एफआईआर में टीएस सिंहदेव पर कोई आरोप नहीं है, पीएल पुनिया के सामने उन्होंने टीएस सिंहदेव को लेकर कोई आरोप नहीं लगाया और मुख्यमंत्री से बातचीत में भी बृहस्पति सिंह ने मंत्रिमंडल के सदस्य को लेकर कोई आरोप और शिकायत नहीं की है।
ऐसे में जब टीएस सिंहदेव पर कोई शिकायत नहीं है, कोई आरोप ही नहीं है, तो उसमें स्पष्टीकरण देने की जरूरत ही नहीं बनती। और यही वजह है कि सरकार ने इस संबंध में स्थिति सदन में स्पष्ट नहीं की, जिसकी वजह से थोड़ा संशय बना रहा, संदिग्ध परिस्थितियां बनी रही, जिसको टीएस सिंहदेव ने स्पष्ट करने के लिए मांग की और वो सदन छोड़कर चले गए। लेकिन अब सरकार के प्रवक्ता रविंद्र चौबे का बयान आ चुका है कि बृहस्पति सिंह ने कोई आरोप ही नहीं लगाया, तो उसमें स्पष्टीकरण क्या दिया जाए। और इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से पूरे मामले को सुलझाने की स्थिति में कांग्रेस आ गई है। सारी स्थिति और स्पष्ट होगी जब मंत्रिमंडल की जो बैठक चल रही है, जो कि प्रमुख मंत्रियों की है मुख्यमंत्री के साथ, उसमें टीएस सिंहदेव भी मौजूद रहेंगे। टीएस सिंहदेव अपनी जो आहत हुए हैं जिन बातों से, उन बातों को रखेंगे और उसे ठीक करने के लिए जो कदम सरकार को उठाया जाना है वो कल सरकार सदन में उठाएगी, जिससे ये पूरा मामला सुलझ जाएगा, ऐसी उम्मीद कांग्रेस लगाए बैठी है। तो एक बयान सार्वजनिक कर दिया गया है जिसमें बृहस्पति सिंह के आरोपों को खारिज कर दिया गया है और अब सारी परिस्थितियां मुख्यमंत्री के साथ टीएस सिंहदेव की जो बैठक है उस पर निर्भर है और उस बैठक के बाद जो चीज़ें होंगी उससे काफ़ी कुछ हद तक इस प्रकरण के पटाक्षेप की जानकारी सामने आ सकती है। फिलहाल डैमेज कंट्रोल के लिए मंत्रियों ने पहल जो की थी उसका असर दिखा है। टीएस सिंहदेव कैबिनेट मंत्रियों की इस बैठक में पहुंचे हुए हैं विधानसभा। जी बिल्कुल मोहन, आप बने रहेगा हमारे साथ इस वक्त न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी, इसी के साथ वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत करती हूँ। शरद जी, पहला सवाल मेरा आप ही से है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि आज सुबह से ही छत्तीसगढ़ की सियासत ने कई रंग बदले हैं, आप उसे कैसे देखते हैं? पहले तो मुझे टीएस सिंहदेव साहब के लिए एक शेर याद आता है, जो हैरान है मेरे सब्र पर उनसे कह दो, जो हैरान है मेरे सब्र पर उनसे कह दो, जो आंसू ज़मीं पर नहीं गिरते दिल को चीर जाते हैं। बिल्कुल। एक ऐसा शख्स जो चुप है, एक ऐसा शख्स जो बोलता नहीं है, एक ऐसा शख्स जो भूपेश बघेल जी के साथ 2018 में कंधे से कंधा मिलाकर, और उस समय जय और वीरू की जोड़ी कही जाती थी, 2018 के फाइनल में आने के पहले तक और फाइनल तक। ये अलग बात है कि वीरू और जय की जोड़ी उस समय सवालों के घेरे में हमेशा आती है जब टॉस उछाला जाता है कि चित आएगा या पट आएगा, हेड या टेल। और राजनीति में जब सिक्का उछाला जाता है प्रेरणा, तो वहाँ दांव पर होती है कुर्सी, कि मुख्यमंत्री हेड आया तो मुख्यमंत्री, टेल आया तो कैबिनेट मंत्री। और यहाँ से जय और वीरू के, मैं नहीं कहता रिश्ते बदल जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो भाव जिसको लेकर आप लड़ते हैं, क्योंकि पहले आपकी लड़ाई का भाव होता है कि आप कैसे भी करके आप बीजेपी को 15 साल का उसका सत्ता में जो भागीदारी है आप उसको हटाएं, वहाँ से आप हटा लेते हैं। लेकिन जब सिक्का उछलता है और जय और वीरू में से जय को पता चलता है कि उन्हें कैबिनेट मंत्री बनना है और वीरू को मुख्यमंत्री बनना है, तो चीज़ें बदलती हैं। और कई बार चीज़ें तब भी बदलती हैं जब जो लोग होते हैं, देखिए जीवन में कई बार दोस्ती नहीं बदलती, लेकिन जो आसपास के लोग होते हैं, आखिर ये कौन लोग हैं जो मंथरा की भूमिका भी अदा कर देते हैं कई बार। मैं नहीं कहता छत्तीसगढ़ में ऐसा हुआ है, ये सब हम बात कर रहे हैं एक परिप्रेक्ष्य को समझने के लिए। अगर बृहस्पति सिंह आरोप लगाते हैं तो क्यों लगाते हैं? क्या वो सरकार के शुभचिंतक हैं या शत्रु हैं? क्या हैं वो? आज इतना बड़ा घटनाक्रम घट गया, हालांकि अब ऐसा साफ तौर पर लग रहा है कि कांग्रेस ने, खुद टीएस सिंहदेव ने, पुनिया जी ने, रविंद्र चौबे जी ने, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, सब ने बहुत जल्दी इस पर नियंत्रण पाने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। लेकिन फिर भी बृहस्पति सिंह को क्या इसीलिए भेजा गया था कि आप उत्पात पैदा करिए, आप छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की शांत राजनीति में पत्थर फेंक कर उसमें हलचल मचा दीजिए? ये सारी चीज़ों से कांग्रेस को बचना है, बचना चाहिए। पंजाब में क्यों एक सिद्धू प्रकट हो जाते हैं? क्या सिद्धू बहुत निष्णात राजनेता है? कैप्टन अमरिंदर सिंह, यहाँ तो फिर भी हम देख रहे हैं कि दो महत्वपूर्ण राजनेताओं की बात हम कर रहे हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें कांग्रेस के हित में नहीं हैं। कांग्रेस को समझना चाहिए, राजस्थान शांत नहीं है, पंजाब शांत नहीं है, मध्य प्रदेश में सिंधिया जी के जाने के बाद एक सन्नाटा है, कमलनाथ जी उसे भरने की हरचंद कोशिश कर रहे हैं दिग्विजय सिंह जी के साथ। लेकिन ये चुनौतियां अगर कांग्रेस खुद ही पैदा करेगी,
तो ये मुझे लगता है प्रेरणा ये बहुत दिक्कत का काम करेगा। और टीएस सिंहदेव ने यही बताया है इस फैसले के साथ कि मेरे सब्र की भी सीमा है, जो हैरान है मेरे सब्र पर उनसे कह दो कि मैं भी कुछ निर्णय कर सकता हूँ, कुछ फैसले कर सकता हूँ, भले ही वो फैसले ये हों कि मैं सदन में बैठने का अधिकारी नहीं हूँ, मेरे बंगले पर अब नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन इन सब की ज़रूरत नहीं है। टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल की अभी उसी जोड़ी की ज़रूरत है जो 2016-17 में छत्तीसगढ़ में रही है। मुझे लगता है भूपेश बघेल एक बहुत चतुर, एक बहुत ही पॉलिश्ड पॉलिटिशियन है, वो इस चीज़ को समझ ही रहे होंगे, उनके समर्थक और उनकी जो कोर टीम है वो भी समझ रही होगी। और अब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के हित में यही सबसे बड़ी चीज़ है कि वही जोड़ी जय और वीरू की अब फिर सामने आए और 2023 की तैयारी करे, 24 की तैयारी करे। प्रेरणा। बिल्कुल शरद जी, उम्मीद यही करते हैं कि आगे जो चर्चा होगी वो कांग्रेस पार्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा सार्थक होगी। बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बाबूलाल जी, सवाल एक और है, क्योंकि 15 साल बाद कैसे भी कांग्रेस ने ये जुगत तो कर ली कि वो सत्ता में आ जाए, लेकिन महज 2.5 साल में इस तरह से बिखरती हुई कांग्रेस दिखाई दे रही है, क्या कहेंगे? देखिए, बिखराव का प्रश्न अभी नहीं कहा जा सकता। एक प्रक्रिया जरूर शुरू हुई है और विपक्ष को कहने का मौका जरूर मिला है। आप अभी ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह से बिखराव की स्थिति पैदा हो गई है। समझौता होगा, सरल आदमी है, टीएस सिंहदेव साहब के बारे में सब लोग जानते हैं। मामला सिर्फ ये है कि टीएस बाबा ये सोच रहे थे, कल से जो चल रही है मेरे ऊपर जो आरोप लगे हैं, जो मुझे लांछन लगा है, जो पूरे विश्व के पटल पर चला गया टीवी के माध्यम से, कहीं न कहीं विदेशों में भी इनको देखा गया होगा, इनके चाहने वाले विदेशों में भी हैं। उनके सामने इनकी जो छवि खराब हुई, उनको लगा कि आज जब बयान आएगा उसमें निश्चित रूप से जो है उन पर जो लांछन लगे हैं वो ओमिट किए जाएंगे। कहीं न कहीं ऐसा बयान आएगा जिसमें उनके ऊपर जो लगे आरोप है वो स्पष्ट हो पाएंगे कि वो सच है या गलत है। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मेरे बारे में अगर शामिल हूं तो मेरे खिलाफ अगर जाए तो मुझे कुछ न बोला जाए, ऐसा भी नहीं कहा। लेकिन उनका दर्द कहाँ, जब उन्होंने देखा कि विपक्ष के लोग उनकी तरफ से बोल रहे हैं, विपक्ष के लोग हंगामा कर रहे हैं, विपक्ष के लोग न्याय की मांग कर रहे हैं, और उनके जो लोग हैं, उनके पार्टी के लोग, कोई भी जो है उनके सपोर्ट में खड़ा नहीं है, न बोल पा रहा है, न कोई कह रहा है, और बयान भी आ रहा है तो अलग तरह का आ रहा है, इससे संबंधित कोई बयान ही सामने नहीं आ रहा है। तो उनका मर्म जो है वो हिल गया। और वो बड़े भावुक व्यक्ति है, मैं भी उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, बड़े भावुक व्यक्ति है, बड़े सम्मानजनक परिवार से आते हैं। आपको भी पता होगा द्विवेदी जी, इनके पिताजी जो थे वो मुख्य सचिव थे मध्य प्रदेश के दौर में, और इनकी माता जी है लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रही है। बड़े सौम्य लोग हैं, सामाजिक लोग बन गए, ये राजा की तरह नहीं, सौम्यता के साथ सामाजिक परिवेश में जीते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं। इसलिए जो है जो उनकी भाषा है, आप सुनिए, सदन के अंदर वो अचानक खड़े हुए हंगामे के बीच में, उन्होंने कहा अब बहुत हो गया, शब्द सुनिए, अब बहुत हो गया, मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे बारे में, मेरे चरित्र के बारे में सब लोग जानते हैं, कुछ छुपा हो तो जो बताना चाहते हैं, तो मेरे मान सम्मान को अगर इस तरह ठेस लगेगी और मुझ पर जो आरोप लगे हैं उसका स्पष्टीकरण सरकार की तरफ से नहीं आएगा, तब तक मुझे लगता है मेरी स्थिति ऐसी बन गई है कि मैं सदन में बैठने के योग्य नहीं हूँ, और मैं इसलिए जो है उस वक्त तक सदन में नहीं आऊंगा जब तक मेरी सरकार जो है वो मेरी स्थिति को स्पष्ट नहीं कर देगी, मेरे विषय पर स्पष्ट नहीं कर देगी। ये बोलकर वो चले गए और पूरा सदन सन्न रह गया। और वैसे देखा जाए तो ये स्थिति जो है, बाबूलाल जी, इसमें मेरा एक छोटा सा प्रश्न ये है कि आपको क्या लगता है कि यहाँ तक आने की क्यों जरूरत पड़ी? क्या पहले ही सदन में उनकी मंशा पूरी नहीं की जा सकती थी? अब ठीक है, ये सारी चीजें सदन में रखी जाएंगी, कहा जाएगा कि ना उनके खिलाफ एफआईआर है, न बृहस्पति सिंह ने कोई शिकायत की है, और निश्चित तौर पर ये सारा मसला सुलझा लिया गया है। लेकिन इसमें कहीं आप रणनीतिक चूक ये तो देखते हैं कि इंतज़ार किया गया, जैसे मैं नहीं कहता जानबूझकर किया गया होगा, लेकिन इसका मतलब है कि संवाद की जो कड़ी कांग्रेस को पंजाब में परेशान कर रही है, राजस्थान में परेशान कर रही है, मध्य प्रदेश में एक बड़ा कांड घटित हो ही चुका है, वो छत्तीसगढ़ क्यों उसको आमंत्रित किया जा रहा है? देखिए, कांग्रेस की एकमात्र मजबूत सरकार देश में जो है वो छत्तीसगढ़ मानी जाती है। बिल्कुल ठीक है। और उसमें ये स्थिति पैदा हुई है। बृहस्पति सिंह ने अभी आपके मोहन तिवारी जी ने बताया कि 3 मंचों पर उसने कोई शिकायत नहीं की। सदन में शिकायत नहीं की बाबा के खिलाफ, मुख्यमंत्री जी से शिकायत नहीं की बाबा के खिलाफ, और तीसरी जगह पर जो है वो पुनिया जी से भी शिकायत नहीं की। लेकिन ऐसा नहीं है कि शिकायत नहीं की, शिकायत उन्होंने आरोप लगाया
ऑन रिकॉर्ड वीडियो में खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के वहाँ 18-20 विधायक इकट्ठे हुए, आदिवासी विधायक इकट्ठे हुए। वहां पर उन्होंने बड़े साफ शब्दों में कहा कि मेरे हत्या का प्रयास किया गया है और सीएम बनने के प्रयास में सिंहदेव ने कराया है, नाम लेकर कहा। तो ऐसा नहीं है कि उस आरोप तो लगा है। अगर देखिए द्विवेदी जी, अगर अभी समझौता हो जाता है और किसी तरह से बयान इस तरह का आ जाता है जो समझौते का स्वरूप बने, तो निश्चित रूप से अगर बृहस्पति सिंह ने ऐसा नहीं कहा, ये कहा, तो उसको दोषी मानकर उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, अनुशासन की कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो कैसे दिल मानेगा किसी आदमी का कि बेवजह किसी को आरोप लगा दें और उसके बाद बोले नहीं ऐसा तो हुआ ही नहीं था, संभव नहीं है। वो रिकॉर्ड में वीडियो है, तो लोग फिर उस वीडियो को फिर से चलाएंगे, फिर दिखाएंगे कि देखिए ये बाबूलाल जी, कहा है। मुझे रहीमन भी याद आते हैं, तो यहाँ गांठ भी नहीं पड़नी चाहिए। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटिकाए, टूटे तो फिर जुड़े नहीं, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो गांठ भी नहीं पड़नी चाहिए, मामले को इतनी सफाई से सुलझाया जाना चाहिए। जी बिल्कुल, वही तो कह रहा हूँ। देखिए किसकी चाल थी, क्या था क्या नहीं था, ये पासा लेकिन उल्टा पड़ा है। जिस कारण से भी किया, बृहस्पति सिंह ने खुद ने किया हो या किसी साथी के कहने से किया हो या कोई षड्यंत्र हो, लेकिन ये पासा उल्टा पड़ा है और अब इनको संभालने में जो है थोड़ी ताकत लग रही है। और मैं तो कहता हूँ कि संभल जाए, क्योंकि एक ही सरकार है भारतीय जनता ये कांग्रेस के पास में जो मजबूत कही जाती है और आधार बना हुआ हाईकमान का। और भूपेश का कद भी सिर्फ इसीलिए बड़ा है कि यहाँ की सरकार मजबूत है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकलना चाहिए और कल सदन में इस ढंग से आए कि बृहस्पति सिंह भी खुद उस चीज को स्वीकार करे कि मुझसे गलती हुई है। बातें तो बहुत फिर उठेंगी, ये बात सही है। विपक्ष इस बात को छोड़ने वाला नहीं है। विपक्ष से मेरी बात हो रही थी अभी, उन्होंने कहा हम इस मामले को अंतिम समय तक छोड़ेंगे नहीं, जो भी जवाब आएगा, जो भी स्पष्टीकरण आएगा, उसमें भी हम बात निकालेंगे कि या तो बृहस्पति सिंह पर कार्रवाई हो या टीएस बाबा अगर गलती करते हैं तो उन पर कार्रवाई हो। कार्रवाई किसी एक पर होनी चाहिए और सदन की गरिमा बनी रहनी चाहिए। रास्ता बीच का जरूर निकाला, इसीलिए आज अभी इनको बुलाया गया। और बाबा साहब बड़े सीधे सरल व्यक्ति हैं, उनका अगर अपमान जो हुआ है वो अपमान अगर समाप्त होते उन्हें दिखेगा, उनके ऊपर जो लांछन लगा है पूरे विश्व पटल पर जो हुआ है, अगर वो मिटता हुआ दिखेगा बयानों में और वो सरकार उस तरह से उनके साथ दिखेगी, तो निश्चित रूप से वो मान भी जाएंगे। कोई बहुत कठिन व्यक्ति नहीं है वो अपने सम्मान के प्रति जो है। लेकिन बाबूलाल जी, इसमें विपक्ष की भूमिका भी बहुत चतुराईपूर्ण और बहुत ही स्ट्रैटेजिक रही है, जिसने लगातार ये इशू बनाने की कोशिश की है कि 2.5 साल का मुख्यमंत्री, उस इशू को बीजेपी बीते 6 महीने से या 1 साल से बार बार किसी न किसी रूप में उत्पन्न कर रही है। और इसका खंडन भूपेश जी की तरफ से भी आया है, खुद टीएस सिंहदेव बाबा ने इसका खंडन किया है और पूरी कांग्रेस ने इसके, और ये सच भी है कि ये प्रैक्टिकल दिखता नहीं है। लेकिन इसके बाद भी बीजेपी इस इशू को कभी गर्भ में, कभी समाप्ति की तरफ जाने नहीं दे रही। तो आप क्या देखते हैं कि बीजेपी जो है वो यहाँ बड़ी चतुराई से दो बड़े नेताओं के बीच रार और तकरार भी पैदा करने की कोशिश कर रही है? देखिए द्विवेदी जी, मैं आपको एक बड़ी मोटी बात बताता हूँ। ये बयानों को छोड़ दीजिए, पहले के जितने बयान हैं या जो भी चीजें हैं, 15 बड़े आंदोलन करने के बाद जो सफलता नहीं मिलती कांग्रेस को तोड़ने फोड़ने के मामले में, इस एक मामले ने उनको उतना मुद्दा दे दिया, उतनी तोड़ फोड़ उन्होंने अपने हिसाब से बना ली। आज टीवी और अखबारों में क्या आएगा? यही तो आएगा कि बाबा साहब जो नाराज होकर अपने टीम से चले गए बाहर, वो उसमें फूट तो दिखेगी ना, अंदर की बातें तो बाहर आ गई ना, आंतरिक सुलहनामा कराया जा रहा है, ये बात तो आएगी ना सामने। मतलब कहीं ना कहीं कांग्रेस में कुछ गलत है अंदर खाने में, ये तो स्पष्ट होगा। ये 14 आंदोलन करते बड़े बड़े तो इतना उनको गेन नहीं होता जितना इस एक मामले ने इनको गेन करा दिया। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी के हर सदस्य, 14 है गिनती टोटल, लेकिन वो 14 के 14 सदस्य इतने उत्साहित थे। स्वयं रमन सिंह जो कैमरे के सामने आजकल बहुत कम आ रहे हैं, वो खुद उत्साहित थे कैमरे के सामने आने में, बोलने के लिए, और बुलावे पे बराबर बार बार जा रहे थे, अपना बयान दे रहे थे और जबरदस्त ढंग से बयान दे रहे थे। ऐसा उनको मुखाग्र मैंने इतना बिल्कुल उत्तेजित तो मैंने देखा भी नहीं। एक चीज मैं तुलना करूं तो मध्य प्रदेश से अगर इस मामले की, तो यहाँ ये आरोप लगा कि यहाँ के प्रभारी जो थे उस समय 2018 में और उसके बाद दीपक बावरिया जी, वो सिंधिया जी और कमलनाथ जी के बीच की रार और तकरार को ठीक से मैनेज नहीं कर पाए। कहा यह भी जाता था कि कमलनाथ जी का कद इतना बड़ा है और खुद सिंधिया जी का कद भी इतना बड़ा है कि दीपक बावरिया जी को जैसी लिफ्ट मिलनी चाहिए थी दोनों नेताओं से, वो नहीं मिलती थी। लेकिन छत्तीसगढ़ में पीएल पुनिया एक बड़े ही अलग बैकड्रॉप के नेता हैं और दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि उनका प्रभाव भी अच्छा है।
तो आपको लगता है कि इस पूरे मामले में अब पीएल पुनिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है रिजॉल्व करने में, समाप्त करने में, और खुद भूपेश बघेल जी को अब एक बड़ी प्रोएक्टिव भूमिका निभानी होगी। इन दोनों की भूमिका, इस पर आपकी टिप्पणी? देखिए द्विवेदी जी, पुनिया जी का जहाँ तक मामला है, उन्होंने कल वो जा रहे थे दिल्ली वापस, और एयरपोर्ट पर कोई ऐसी फोन आया और वो उल्टे पांव लौट आए, और लौट करके जो है वो यहाँ विधानसभा में उन्होंने सबसे बैठक ली, अलग से सिंहदेव साहब से मिले, अलग से बृहस्पति सिंह से मिले, बृहस्पति सिंह और सीएम साहब से मिले, काफी लंबा दौर चला। लेकिन जो छन के बाहर आई बात, अंदर की बात तो नहीं पता क्या क्या हुई, इतनी छन के बाहर आई बात कि उन्होंने एक ही बात कहा है कि सब लोग, आप लोग जो है इस मामले में अब कुछ भी मत कहिए, किसी को, प्रेस को कुछ मत कहिए। और वो कोई समाधान नहीं था। निश्चित रूप से मेरी समझ जहां तक बनती है, पुनिया जी इस मामले को सुलझाने में बहुत अच्छी तरह से कामयाब नहीं हो पाए। और सीएम भूपेश बघेल एक ऐसे व्यक्ति हैं जो चाहे तो उसको उसी वक्त सुलझा सकते थे, लेकिन उनके असल में समझ में ही नहीं आया कि आखिर है क्या, ये बृहस्पति सिंह ने बोला क्यों, लोगों की नजर लोगों की उंगली उनकी तरफ भी उठ रही थी, तो वो बड़े अजीब सी स्थिति में फंस गए थे। इसलिए वो जल्दी कोई निर्णय नहीं लेना चाहते थे, मुझे जो लगा, और वो बड़े विचार करके किस तरह से क्या है क्या ये मामला, ये इस बारे में जो है बैठकें किए, बातचीत हुई, और अंत में जब ये विषम रूप में सामने आ गई सदन में आज बात, तो अब वो पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं और स्वयं अपने हाथ में उन्होंने कमान ले ली है इस बात की, समझौते की, सुलझाने की, और खुद जो है उन्होंने बुलवाया है सिंह साहब को, और एक साथ बैठ करके अभी बात चल रही होगी। मंत्रिपरिषद के और लोग भी हैं जो बीच में दोनों के बीच सुलह कराने के इसमें है। मुझे लगता है कहीं न कहीं सिंहदेव साहब को ये मन में बैठ गया कि मेरे ऊपर जो आरोप लगे सीएम बनने के लिए मैं हत्या करवा सकता हूँ, इसमें कहीं न कहीं जो है किसी और की भी सह हो सकती है। इसलिए जो है ये आज की बैठक सबसे महत्वपूर्ण और ये फाइनल डिसीजन वाला बैठक है। इसमें जो बात सामने आएगी वो देखने वाली होगी। अगर अभी भी संतुष्ट नहीं होते हैं बाबा, तो कांग्रेस में जो हलचल यहाँ होने वाली है वो भविष्य के गर्भ में है। आखिरी सवाल आपसे कर रहा हूँ। आप और हम संचार को समझने वाले लोग हैं, इसलिए कि आपका तो और सुदीर्घ अनुभव है, बहुत लंबा एक्सटेंडेड आपका अनुभव है। संचार का अभाव यानी बातचीत और संवाद का अभाव ढेर सारी गलतफहमियों को जन्म देता है। कांग्रेस के लिए अगर हम देखें तो यही सुनहरा वाक्य है कि आप बात क्यों नहीं करते हैं। कमलनाथ और सिंधिया क्यों नहीं बात करते थे, क्यों ये कहना पड़ जाता है कि उतरना है तो उतर जाएं, और फिर एक टिप्पणी चलो, और एक घटनाक्रम जैसे लिख जाता है कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार का भाग्य तय हो चुका है। छत्तीसगढ़ में भी इस घटना को मैं ये नहीं कहूँगा कि सरकार के लिए थ्रेटनिंग कॉल है, लेकिन ये सरकार के लिए एक प्रिय संवाद नहीं है, कलह का राग है जिससे बचना होगा। तो आखिर संवाद की कड़ी क्या आपको लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व राहुल गांधी, सोनिया जी अब प्रोएक्टिव भूमिका में नहीं है, प्रियंका जी, कम से कम इनको दोनों नेताओं को, राहुल जी को और प्रियंका जी को, अपने नेताओं के बीच में गहन गंभीर संवाद की प्रक्रिया तो आरंभ करनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा देवदी जी। जो सबसे बड़ी कमजोरी आज कांग्रेस से दिखाई दे रही है वही हाईकमान और लोकल नेताओं के बीच में संवादहीनता की है। यदि ये संवादहीनता निरंतर रहे तो कहीं कोई बात गड़बड़ होने नहीं देंगे, वो उनकी समझ में रहेगी, अपडेट रहेंगे। तो वो एक कमी जरूर कांग्रेस के अंदर में दिखाई देती है, लेकिन अब इसका यहाँ से कोई इलाज किया नहीं जा सकता। लेकिन लोकल नेता भी अगर संवादहीनता बरतेंगे, जो हो रहा है यहाँ छत्तीसगढ़ में, वो स्थिति बनती जा रही है। अब बताइए बृहस्पति सिंह से टीएस बाबा किस बिना पर बात करेंगे, कैसे संवाद बनेगा उनसे दोनों का? तो निश्चित किसी न किसी को बीच में, किसी समझदार व्यक्ति को बीच में पढ़ना पड़ेगा, और ऐसे सलाहकारों को जिन्होंने बृहस्पति सिंह को सलाह दी है, ऐसे लोगों को खोजना पड़ेगा कि ये जो मूर्ख लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो अच्छी भली चलती हुई सरकार के ऊपर में बट्टा लगाने का प्रयास कर रहे हैं, और जो लोग इस बात को ज्यादा प्रतिष्ठा दिला रहे हैं कि 2.5 साल की बात बिल्कुल सही थी, इसीलिए टीएस बाबा के ऊपर में इतना हमला हो रहा है। ये सारी चीजें जो है, अब ये तो शंका तो ये भी कर रहे हैं लोग कि भाई टीएस बाबा मुख्यमंत्री बनने वाले थे, इसलिए उनको दबाने और डराने के लिए इस तरह से जो उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। जबकि ये इन बातों में कोई तथ्य नहीं है, लेकिन बातें उड़ती है तो बहुत दूर तक ले जाती है। तो चर्चाओं में जब राजनीति में कोई बात उठती है तो कहीं न कहीं उसका आधार बन जाता है, और वो चर्चा में आकर के जो है कहीं कहीं बिल्कुल सत्यता तक पहुंचने लगती है, और लोग सोचने लगते हैं, बहुत सारी चीजें होने लगती हैं। इसलिए तो कहते हैं ना, अपन सकारात्मक सोच सकारात्मक विचार लाती है, और नकारात्मक सोच नकारात्मक विचार लाती है, और वैसा ही होने लगता है। वो रहस्य का एक सिद्धांत है
ब्रह्मांड का एक सिद्धांत है, वो कहते हैं। इसीलिए जो है ये ऐसी स्थिति, ऐसा वेब बनना ही नहीं चाहिए। छत्तीसगढ़ में बेहतर सरकार चल रही है, अच्छी सरकार चल रही है, किसानों के लिए अच्छा काम हो रहा है। यहाँ पर बहुत सी उम्मीदें हैं लोगों को, और बहुत सी बातें थोड़ी बहुत निगेटिव भी है, तो बड़ी सरकार चलाने में थोड़ा बहुत निगेटिविटी आती भी है, गलत भी छोटे मोटे काम हो जाते हैं, लेकिन ज्यादातर काम तो अच्छे हो रहे हैं। उसका ऐसी उस सरकार को इस तरह बिल्कुल आपने ठीक कहा सर, और बहुत शुक्रिया। आपके विचारों ने हमें छत्तीसगढ़ की राजनीति को, आपकी टिप्पणियों ने हमें बहुत बेहतर तरीके से देखने में मदद की है। और निश्चित तौर पर यही बड़ा सवाल है। भूपेश बघेल एक बहुत ही काबिल और बहुत पेशेवर और उतने ही बहुत ज़ील के साथ सरकार चलाने वाले मुखिया हैं, और उसी को कंपनसेट करते हैं उतनी ही विनम्रता से, उतनी ही सदाशयता से और उतनी ही डिसेंट इमेज के साथ टीएस सिंहदेव। तो इनके बीच में ये कौन लोग हैं जो दरारें पैदा करना चाहते हैं? ये कौन लोग हैं? जाहिर तौर पर बीजेपी का इंटरेस्ट समझ में आता है, और यहाँ तक लाकर, जैसा शर्मा जी ने हमसे कहा कि 14 सदस्य हैं सिर्फ सदन में बीजेपी के, यानी करीब करीब 3/4 बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनी है, और एक तरह से बीजेपी का सफाया है। लेकिन इन ये 14 लोग अगर 14 आंदोलन भी करते तब भी कांग्रेस की सरकार को इतना नुकसान नहीं पहुंचाते जितना खुद कांग्रेस ने सेल्फ गोल करके ये नुकसान किया। तो कौन है बृहस्पति सिंह, और क्यों उन पर नियंत्रण नहीं है? क्या कर रहे हैं टीएस पुनिया जी, क्या कर रहे हैं कांग्रेस के अहम रणनीतिकार? ये वो बड़े सवाल हैं जिनको बहुत ईमानदारी से कांग्रेस को रूबरू होना है, जिनसे आत्मनिरीक्षण करना है। इन सवालों से जो चुभ रहे हैं इनसे दूर नहीं जाना है कि ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया, टीएस सिंहदेव गलत हैं, बृहस्पति सिंह गलत है। नहीं, आप एक परिवार हैं, आप 3/4 बहुमत से जीती हुई सरकार है। आपको अपनी सरकार को ही नहीं बचाना है, अगली बार के लिए फिर दांव लगाना है, कोशिश करनी है। इन परिस्थितियों में टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल की उसी जोड़ी की ज़रूरत है, जो जोड़ी हमें 2015, 16, 17 और 18 तक दिखी है, जिस पर लोग कहते थे कि ये जोड़ी हर हालत में सरकार बनाएगी। लेकिन ऐसा ना हो कि मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। मत होइए सर, मैं नहीं कह रहा हूँ कि बेवफा हो गए हैं, लेकिन मोहब्बत बनाकर रखिए, बहुत अच्छे से रखिए। और भूपेश बघेल एक बहुत जिंदा दिल शख्सियत के राजनेता है, और उसी को रेसिप्रोकेट करते हैं, उसी को उसी ताकत से जवाब देते हैं टीएस सिंहदेव। तो जय और वीरू की ये जोड़ी फिर धमाल दिखाए, और बीजेपी को भी बताए कि नहीं, हमारी ताकत बरकरार है। प्रेरणा। बिल्कुल शरद जी, बहुत अहम बात कही है आपने कि दोनों ही नेताओं की जो जोड़ी है वो बहुत अहम है, और जनता के हृदय में भी काफ़ी खूबसूरत प्रभाव दोनों की जोड़ियों ने छोड़ा है। और चलिए रुक कर लेते हैं रायपुर की ओर। मोहन तिवारी सहयोगी लगातार लाइव जुड़े हुए हमारे साथ अपडेट्स दे रहे हैं। मोहन, फिलहाल जानकारी ये मिल रही है कांग्रेस की बैठक चल रही है, क्या कुछ अहम अपडेट्स हैं? देखिए, विधानसभा में जो मुख्यमंत्री का कक्ष है, जहां पर बेसब्री से इस बात का इंतजार किया जा रहा था कि टीएस सिंहदेव कब पहुंचेंगे। अपने खास समर्थक बिलासपुर के जो विधायक हैं शैलेश पांडे, उनके साथ टीएस सिंहदेव पहुंच चुके हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री निवास के, मुख्यमंत्री कक्ष के बाहर मैं मौजूद हूं, जहां आप देख सकते हैं कि सुरक्षा में जवान तैनात हैं, और अंदर करीब 6 मंत्री हैं जो कि वरिष्ठ हैं, उनके साथ टीएस सिंहदेव की बातचीत हो रही है। साथ में बताया जा रहा है कि उनके एक राजनीतिक सलाहकार भी मौजूद हैं। तो ये सारी बातें अब इस कोशिश में, इस उधेड़-बुन में जो कांग्रेस है वो जुटी हुई है कि कैसे भी उनके द्वारा, टीएस सिंहदेव के द्वारा ये सार्वजनिक बयान दिया जाए कि अब वो कल से सदन में आएंगे। तो इसके लिए जो उन्होंने शर्त रखी है, वो शर्तों को कैसे पूरा किया जाए, क्या सदन में इसकी घोषणा होगी, उसके पहले टीएस सिंहदेव क्या बयान दे, इन सब बातों को लेकर ही ये जो बैठक है वो चल रही है। और बैठक का क्रम बताया जा रहा है कि करीब 1 घंटा चलेगा। तो ये बैठक पर हम इंतज़ार करेंगे कि बैठक के बाद क्या कुछ चीज़ें जो है वो सामने आती हैं। फिलहाल बैठक यहाँ पर चल रही है, और बेसब्री से सब इसी बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि इसमें सरकार का क्या इस बैठक के बाद पक्ष आता है, और टीएस सिंहदेव इस बारे में क्या स्पष्टीकरण देते हैं कि अब उन्होंने जो स्टैंड लिया था उस पर वो कायम हैं, या वो कल से सदन की कार्रवाई में भाग लेंगे। तो फिलहाल सारे लोग जो हैं इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि ये बैठक कब ख़त्म हो। एक बीजेपी की भी बैठक चल रही है, बीजेपी के सदस्य भी कार्रवाई ख़त्म होने के बाद गए नहीं हैं, और वो भी बैठक कर रहे हैं, वो भी अपनी रणनीति बना रहे हैं कि किस तरीके से, क्या अगर स्टेप कांग्रेस लेती है
तो उनका अगला स्टेप क्या होगा सदन में भी और सदन के बाहर भी। तो इन दोनों बातों को लेकर बीजेपी की भी बैठक चल रही है और कांग्रेस के कैबिनेट मंत्रियों की बैठक भी चल रही है, जो कि काफ़ी अहम है और सबकी निगाहें इसी बात पर हैं कि इस बैठक से क्या निकलकर सामने आता है। जी बिल्कुल मोहन, कांग्रेस की जो बैठक चल रही है मोहन, मुझे ये लगता है कि अगर ये बैठक कुछ दिन पहले यानी कि कल या परसों जब हाल ही में बृहस्पति सिंह का बयान सामने आया था तब हो जाती तो मुझे लगता है कि इस तरह और इस कदर बात आगे नहीं बढ़ती और टीएस सिंहदेव इस तरह से नाराज होकर सदन से नहीं जाते। देखिए, इस संबंध में जो संगठन की स्तर की बैठक है वो कल ही हो गई थी और काफ़ी अच्छे वातावरण में बैठक हुई थी और उसके बाद टीएस सिंहदेव का जो रवैया था, जिस खुश मिजाजी से वो मीडिया वालों से मिल रहे थे, हालांकि उन्होंने सार्वजनिक बयान देने से मना कर दिया था, लेकिन ये समझा जा रहा था कि इस बैठक के बाद यानी पीएल पुनिया से बैठक के बाद वो काफ़ी संतुष्ट हैं। लेकिन आज जो सदन में गतिविधियाँ हुई और सरकार की ओर से गृह मंत्री ने जो पक्ष रखा सदन में, जिसमें इस बात का बिल्कुल भी जिक्र नहीं था कि टीएस सिंहदेव पे जो आरोप लगा है उसको लेकर सरकार या गृह मंत्रालय या पुलिस क्या सोचती है, क्योंकि सार्वजनिक रूप से टीएस सिंहदेव पर आरोप लगाया गया था। तो टीएस सिंहदेव इस बात की उम्मीद लगाए बैठे थे कि सरकार जब अपनी ओर से बयान देगी गृह मंत्री के द्वारा तो उसमें इस बात को क्लियर कर दिया जाएगा कि टीएस सिंहदेव की इस पूरे घटनाक्रम में कोई भूमिका नहीं है। जिन 3 लोगों की भूमिका थी उनके खिलाफ एफआईआर हुई और उनकी गिरफ्तारी हो गई। टीएस सिंहदेव का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ऐसी चीज़ें सदन में आज सरकार के वक्तव्य में नहीं सामने आई, जिसकी वजह से एक मुद्दा बन गया कि इस तरीके के आरोपों पर सरकार का क्या कहना है। इसी वजह से टीएस सिंहदेव ने अपने आप को सदन की कार्रवाई से अलग किया, वॉकआउट करके चले गए। अब जब वो वॉकआउट करके गए हैं तो क्योंकि सरकार के वो अंग हैं तो ये माना गया कि उनका सरकार की कार्रवाई पर विश्वास नहीं है। इसीलिए इस पूरे मामले को पैचअप करने की ज़रूरत है, इसमें स्पष्टीकरण सरकार के भी आने की ज़रूरत है और टीएस सिंहदेव का जो उन्होंने एक रुख अपनाया हुआ है उस रुख को खत्म करने की भी ज़रूरत है। उसी काम में मुख्यमंत्री जुटे हुए मेरे जहन में आता है वरिष्ठ जो मंत्री कि हैं क्या इस पूरे मामले में क्या आपको लगता है कि टीएस सिंहदेव जी की भी रणनीति जो है वो कुछ इस तरह से बनी कि जिसकी भनक कांग्रेस को नहीं लग पाई और सदन को एक ऐसे मंच के तौर पर चुना गया जिससे आवाज़ बहुत दूर तक जाए? जी जी हाँ, देखिए, टीएस सिंहदेव इस तरीके के नेता नहीं माने जाते कि वो कोई तिकड़म करें या कोई इस तरीके की रणनीति बनाएं। वो सीधे सरल स्वभाव के माने जाते हैं और आज उनका क्वेश्चन भी था प्रश्नोत्तर काल में, आज उन्हीं के संबंधित के विभाग के सवाल के जवाब थे। फिर ये उस दौरान भी बड़े मोहन? सहज नजर आए। जब विधानसभा में उन्होंने एंट्री की, सबका अभिवादन किया, प्रेस वालों से भी मिले, तो भी बिल्कुल भी ये नहीं लगा, यही लग रहा था कि वो कल की बातचीत से काफ़ी संतुष्ट हैं, हंस बोल के मिल रहे थे। सदन में जिस ढंग से जवाब दिया वो भी काफी पोलाइट ढंग से दिया, कभी गुस्सा नहीं हुए। फिर अचानक ये क्यों हुआ मोहन? अचानक ये क्यों हुआ? उन्होंने जवाब दिया। एक बार तो उन्होंने जी एक बिल्कुल जी मैं बता देता हूँ सिलसिलेवार। इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये भी थी कि जब बृहस्पति सिंह सदन में नहीं आए थे और टीएस सिंहदेव पहुंच गए थे, कार्रवाई शुरू हो चुकी थी, तो विपक्ष ने कहा कि बृहस्पति सिंह नहीं है, उनके कुर्सी की ओर देखकर प्रणाम कर लीजिए। तो विपक्ष की इस बात को मानकर उन्होंने नमस्कार भी किया खाली कुर्सी की। पूरी कार्रवाई पर बात जब उठी, जब प्रश्नकाल के बाद विपक्ष ने क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष ने ये पहले से स्पष्ट किया हुआ था कि इसमें गृह मंत्री अपना जवाब देंगे। गृह मंत्री ने अपना वक्तव्य दिया, उसमें इस बात का जिक्र था कि किन लोगों ने कार्रवाई की, किस ढंग की कार्रवाई हुई। और बृहस्पति सिंह उस समय सर्किट हाउस में थे और उनका जब काफिला जो कि अंगरक्षकों के साथ था, जब जा रहा था, ओवरटेक को लेकर एक व्यक्ति से उनका विवाद हुआ और उन लोगों से झगड़े के दौरान उनके जो कार के जो कांच हैं वो टूट गए। तो जिन लोगों को चिन्हित किया गया उनके खिलाफ एफआईआर हुई, उनकी गिरफ्तारी हुई। इसमें कहीं भी बिल्कुल पीएल पुनिया कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। ओवरटेक करने में जो झंझट हुआ, तोड़फोड़, उसकी एफआईआर दर्ज हुई। हमारे विधायक बृहस्पति सिंह जी के पीएसओ ने एफआईआर दर्ज की और जो नेम्ड एक्यूज थे तीनों, वो गिरफ्तार हो चुके हैं। बाद में मीडिया के सामने बृहस्पति सिंह जी ने कहा कि टीएस सिंहदेव जी मेरी हत्या कराना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने ये बात
ना तो आईजी के सामने कही, उनसे मुलाकात करने गए थे, ना होम मिनिस्टर, ना चीफ मिनिस्टर, ना मुझसे। तो ये मैं समझता हूँ कि बृहस्पति सिंह ने भी भावावेश में आके ये सब बातें कही हैं, वास्तविकता इसमें नहीं है। जहाँ तक टीएस सिंह देव जी जो असेंबली में जो वक्तव्य दे के बाहर आ गए, तो वो भी मैं समझता हूँ कि भावात्मक एक उनका कदम है और उसका समाधान होगा, निकल जाएगा। मेरी मुख्यमंत्री जी और टीएस सिंह देव जी दोनों से वार्ता हो चुकी है, उसका समाधान हो जाएगा। सर, राष्ट्रीय राजनीति की बात करें तो प्रधानमंत्री तो पीएल पुनिया जो कि प्रभारी है छत्तीसगढ़ प्रदेश के, उनका कहना है कि दोनों के बीच बातचीत होगी और बातचीत से निश्चित रूप से समाधान हो जाएगा। हालांकि उन्होंने बताया है कि टीएस सिंह देव से भी उन्होंने फोन पर बात की है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी, और शायद इसी का नतीजा है कि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह देव अपने बंगले से बाहर निकले और बैठक करने के लिए वे विधानसभा वापस पहुंचे, जहां पर कांग्रेस की और टीएस सिंह देव की बैठक चल रही है। तो कांग्रेस की अहम बैठक मानी जा रही है। मोहन, लेकिन जिस तरह से पीएल पुनिया बता रहे हैं कि आवेश में आकर बृहस्पति सिंह ने इस तरह का बयान दे दिया, मुझे नहीं लगता कि आवेश में आकर इस तरह का बयान देना चाहिए कि अपनी पार्टी के वरिष्ठ मंत्री पर इस तरह का आरोप लगाया जाए। देखिए, इस पूरी घटना को सिलसिलेवार अगर हम समझें तो बृहस्पति सिंह का ये जो आरोप लगाना है वो आवेश में आके लगाया गया आरोप जो है वो नहीं नज़र आता। 24 तारीख को घटना हुई, उन्होंने वहाँ पे कुछ बातें कहीं, टीएस सिंह देव का नाम नहीं लिया था। 25 तारीख को जब वो राजधानी पहुँचे और उनके निवास में अचानक विधायकों का जमावड़ा लग गया जिनकी संख्या 20 से अधिक थी। उसके बाद वो सिलसिलेवार जिस ढंग से आरोप लगा रहे थे, हो सकता है वो बिना नाम लिए भी आरोप लगा सकते थे या इशारों में बात कह सकते थे, लेकिन ना केवल उन्होंने टीएस सिंह देव का नाम लिया बल्कि उनके जो परिवार के लोग राजा थे उस समय से उनके द्वारा चले जा रही सामंती प्रथा का जिक्र करते हुए कई बड़े भी आरोप लगाए। इससे आप समझ सकते हैं कि उन्होंने एक मन स्थिति बना ली थी। हालांकि टीएस सिंह देव ने उस दिन भी ये बात कही थी कि भावात्मक रूप से उन्होंने ये आरोप लगाए हैं, उनको कोई बात बुरी लगी होगी इसलिए भाव में आकर उन्होंने आरोप लगा दिए। वही बात आज पीएल पुनिया भी कह रहे हैं। कल तक हालांकि वो इस बात से इनकार कर रहे थे कि सारी बातें सॉर्ट आउट हो गई हैं और जो आरोप लगाए गए थे उसको भी उन्होंने खारिज कर दिया था। अब जो बैठक चल रही है उसमें भी पीएल पुनिया के जो बयान आ रहे हैं उसकी छाया में ही बात हो रही होगी और पीएल पुनिया के जो निर्देश हैं वो भी निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री से उनकी बातचीत हुई होगी तो वो दिए गए होंगे कि उनके जो टीएस सिंह देव की नाराज़गी है उसे दूर किया जाए। और उसके दूर करने की जो शर्त है उन्होंने सदन में ही रखी है कि सरकार स्पष्ट ये कर दे कि उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं, जो कि एक आपराधिक कृत्य भी है, किसी को जान से मारने की धमकी देना या उसकी साजिश करना, उसमें टीएस सिंह देव को क्लीन चिट चाहिए या सरकार ये घोषित कर दे कि इसमें टीएस सिंह देव का हाथ है, या टीएस सिंह देव को क्लीन चिट देकर ये बता दिया जाए कि ये घटना हुई है उसमें टीएस सिंह देव का कोई भूमिका नहीं है, कोई हाथ नहीं है और वो इससे दूर दूर तक संबंध नहीं रखते। क्योंकि ये घटना की शुरुआत और वो उन्होंने जो ये बातें सदन में कही वो इसलिए शुरू हुई क्योंकि गृह मंत्री ने जब सिलसिलेवार घटना की जानकारी दी तो उसमें बृहस्पति सिंह के द्वारा लगाए गए आरोपों का बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया गया, ना ही उन आरोपों के परिप्रेक्ष्य में सरकार क्या सोचती है उसकी जानकारी दी गई। जबकि सदन में इस बात को लेकर हंगामा हुआ था कल कि इसमें स्पष्टीकरण इस बात पर आना चाहिए कि क्या किसी मंत्री से विधायक को खतरा है या कोई विधायक के जान को खतरा है तो उसको सरकार कैसे प्रोटेक्ट कर रही है जो कि मंत्री है सरकार में। तो इस बारे में क्योंकि मांग विपक्ष की जो थी उस संबंध में जवाब आना था वो जवाब नहीं आया और विपक्ष उसके बाद लगातार हंगामा करता रहा कि सरकार ने जानबूझकर छोटा जवाब दिया, गलत जवाब दिया, बातों को भटकाने की कोशिश की, जिससे शायद टीएस सिंह देव व्यथित हुए होंगे, आहत हुए होंगे, उनको लगा होगा कि उनके बारे में सही जानकारी सदन में नहीं रखी जा रही है। सदन में तो कई सदस्यों ने ये भी आरोप लगाए कि कोई मुख्यमंत्री बनने के लिए विधायकों को मारना चाहता है।
तो शायद इस तरीके की चुभती हुई बातें जो सदन में अलग अलग पक्षों के द्वारा आई वो उनको बुरी लगी और इसीलिए उन्होंने खड़े होकर, जो मैंने कि पहले दोहराया, उन्होंने स्पष्ट करके कहा कि मैं किस तरीके का आचरण का व्यक्ति हूँ, ये सब जानते हैं और वो क्या कर सकते हैं, किस तरीके की साजिश कर सकते हैं, इस बारे में स्पष्ट जानकारी आनी चाहिए। और इसलिए वो पवित्र सदन में तब तक नहीं आना चाहते जब तक कि स्थिति सरकार के द्वारा स्पष्ट ना हो जाए कि उन्होंने कोई अपराध किया है या नहीं। इसलिए उन्होंने सदन छोड़ा था। अब हालांकि विधानसभा में ही परिसर में वो आ चुके हैं, मुख्यमंत्री के साथ बैठक चल रही है, मोहम्मद अकबर उनके साथ हैं, उनके साथ रविंद्र चौबे हैं, संसदीय मामलों के जानकार लोग भी हैं। तो टीएस सिंहदेव जो चाहते हैं वो चीज़ें कैसे जो है ऑन रिकॉर्ड आए, सदन में आए, उसकी क्या प्रक्रिया अपनाई जाए, विधानसभा अध्यक्ष से भी इस बारे में चर्चा होगी। तो पहले मोहन, बड़ी टीएस बात सिंहदेव को इस बारे में मना लिया जाएगा कि सरकार उनके बारे में स्पष्ट रूप से क्या रुख रखती है। निश्चित रूप से अब ये थोड़ी देर में ही साफ हो जाएगा कि सरकार क्या रूप रखती है। बहुत धन्यवाद शरद जी और मोहन हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो बता दें कि टीएस सिंहदेव की नाराजगी के बाद पीएल पूनिया ने भी उनसे फोन पर संपर्क किया, जिसके बाद वे विधानसभा पहुंचे, जहां पर एक आवश्यक और आपात बैठक जारी है। देखना होगा कि इस बैठक के बाद क्या कुछ तथ्य निकलकर सामने आते हैं। इसी के साथ खबरों में